हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी की रामबाण सीरीज चलाई हुई है और इंडियन पॉलिटी की जो रामबाण सीरीज है उसके अंदर हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। किस किस टाइप से क्या क्या कमेटीज बनाई थी, क्या क्या जो कमेटी बनाई थी उनके क्या क्या काम थे, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो अभी उसी सीरीज के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, जो 22 पार्ट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली थे, जो एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स हो चुके हैं। तो कौन कौन से वो पार्ट हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर हैं, तो किस किस बारे में वो पार्ट्स बात करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस सीरीज के अंदर बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सभी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कब गया था, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को हमने रेडी कर लिया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था और उसी दिन हमने इसको अडॉप्ट भी कर लिया था। 1949 में 26 नवंबर 1949 में हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था। उसी दिन उसको इनेक्ट नहीं किया था, कुछ पार्ट को इनेक्ट किया था, लेकिन जब हम कुछ 2 महीने लगभग की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू कर दिया गया था, यानी कि इनेक्ट कर दिया गया था। और उसी टाइम पर उसी दिन हमारा जो कंट्री है वो क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा कंट्री बन चुका था, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारे कंट्री के अंदर होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी चीजें बात करेंगे। तो जब शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हमारे पास पार्ट्स कितने थे, 22 पार्ट्स थे। लेकिन हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 25। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं 22 और 25 में, यानी कि 3 नए पार्ट्स और जोड़े गए हैं। वो जो 3 नए पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं, अगर हम काउंटिंग की बात करेंगे, अगर हम इन पार्ट्स की काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग है 1 से लेके और 22 तक। काउंटिंग आज भी 22 ही है, लेकिन ये जो 25 वर्ड्स जो नंबर मैंने लिखा, इसमें जो 3 नए पार्ट्स मैंने जोड़े, तो ये कौन से हैं, ये सब पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं ले रहा हूं आर्टिकल 9A, तो आर्टिकल 9 ये काउंटिंग 9 में आ गया। ये आर्टिकल जो 9 है, तो आर्टिकल जो 9A है, तो गिनती में 9 है, लेकिन उसका 9A भी बन गया, तो ये हमारा 10th बन गया, यानी कि काउंटिंग 9 नंबरिंग में 10। ठीक है जी, इस टाइप से हमने ऐड किए गए हैं। तो तीन जो पार्ट्स हैं ऐड किए गए हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं जो हमने बाद में ऐड किए गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी सोसाइटी की डिमांड को देखते हुए कौन कौन से पार्ट ऐड किए गए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है पार्ट 9A, जिसकी मैंने अभी अभी बात की थी। और 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज। अगर हम पार्ट 9 की बात करते हैं तो पार्ट 9 के अंदर पंचायती राज है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, और उसी का ही दूसरा पार्ट यानी कि पार्ट 9A के अंदर हमने म्युनिसिपैलिटीज की बात कर दी। जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर किस किस टाइप से काम किया जाएगा, कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी, तो उसके बारे में बातें की गई हैं म्युनिसिपैलिटीज में। तो पार्ट 9B में ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। और नेक्स्ट जो पार्ट जोड़ा गया है वो पार्ट 14A, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, जो शेड्यूल कास्ट के लिए और जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एरियाज जो डिक्लेयर किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन सब ने जो जो एरियाज जो स्टेट्स डिक्लेयर किए गए थे उन सब की हम बातें करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक एक करके हम सभी पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। तो पार्ट ए जो है उसके बारे में, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा कंट्री है, जो हमारा देश है, उसके अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज क्या क्या होते हैं, उन सब की हम बातें करेंगे। और ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 1 to 4। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, जो पार्ट से क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल सा और वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि मान के चलते हैं मैंने पार्ट 3 के बारे में पूछ लिया, तो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, या
पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू, फिर आपके ऑप्शंस आएंगे जो भी XYZ ऑप्शंस हैं। तो जैसे पार्ट 3 की हम बात करेंगे अभी आगे, तो पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि पार्ट 3 इनमें से कौन सी चीजों से रिलेट है, तो हमें फंडामेंटल राइट ढूंढना है। अगर क्वेश्चन दूसरा उसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन सा पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो पार्ट 3 है। बस इतनी सी दो चीजों को घुमाएंगे और इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पार्ट 1 किससे रिलेट करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, जो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक काम करता है। तो हमारा जो पार्ट 2 है ये है सिटीजनशिप। इसके बारे में मैंने बता चुका हूं कि जो हमारी सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर वो सिंगल सिटीजन है, और कुछ कंट्रीज के अंदर ड्यूअल सिटीजन भी होती है। ड्यूअल सिटीजन का क्या मतलब, वो सारी की सारी डिटेल्स में पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूं। अगर डिटेल में आपको वो चीजें पढ़नी है तो एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखना, जिसके अंदर मैंने सिटीजनशिप को कवर किया है। तो हमारे इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजन है, अमेरिका के अंदर ड्यूअल सिटीजन है। और ये जो आर्टिकल है 5 to 11, ये हमारे सिटीजनशिप के बारे में बातें करेंगे कि किस किस टाइप से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर हम इंडियन सिटीजन नहीं है तो क्या क्या प्रोसेस है हमें इंडिया की सिटीजनशिप लेने का, ठीक है जी, और किन किन कंडीशंस में हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3, जिसके बारे में भी मैंने बात की थी। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, जो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। सोर्सेज की हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसमें मैंने बताया था कि अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, और अमेरिका को इनको किस नाम से जाना जाता है, राइट्स ऑफ बिल। किस नाम से जाना जाता है, राइट्स ऑफ बिल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल राइट को और किस नाम से जाना जाता है अमेरिका के अंदर, जहां से हमने ओरिजिनली इसको लिया है तो वहां पर राइट्स ऑफ बिल के नाम से इसको जाना जाता है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। लेकिन हमारे मेनली जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं वो आर्टिकल 14 to 32 तक ही पढ़ते हैं, और उससे पहले जो 11, 12, 13 जो है वो, और 33, 34, 35 जो है वो हमारी फंडामेंटल राइट की डेफिनेशंस बताते हैं क्या होते हैं और किस टाइप से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या क्या काम करेंगे। तो उन सब चीजों के बारे में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12, 13 एंड 33, 34, 35 बता रहे हैं। तो मेनली जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 फंडामेंटल हमने कवर किए हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है पार्ट 4। पार्ट 4 का मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब नाम से पता लग रहा है कि स्टेट पॉलिसी यानी कि जब स्टेट गवर्नमेंट इन चीजों को, इन राइट्स को, इन चीजों को जब हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करती है या हमें प्रोवाइड करती है तो ही हम उन चीजों का बेनिफिट ले पाते हैं। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें दे, या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी, किसी दूसरे स्टेट में दी जा रही है, हमारे स्टेट में नहीं दी जा रही तो हम कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि हमें क्यों नहीं दी जा रही। तो ये नॉन जुडिशियबल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट हमें देना चाहे तो हमें दे सकती है, अदरवाइज हम इनको फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकते। यानी कि ये जो है डीपीएसपी क्या है, नॉन जुडिशियबल है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में से कौन सा जुडिशियबल है, कौन सा नॉन जुडिशियबल है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो जुडिशियबल है और डीपीएसपी जो है नॉन जुडिशियबल है। अगर ये हमें नहीं मिलते हैं तो हम कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते, बट हमारे अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को अबोलिश किया जाता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 के अंदर है। हमारे जो इंडियन सोसाइटी है, जो हमारी जितने भी पॉपुलेशन है, सबके वेलबींग के लिए, सबको अच्छा खाना प्रोवाइड कराने के लिए, फीमेल्स को इक्वल वेजेस देने के लिए, हर गांव के अंदर एक पंचायत होने के लिए, मैटरनिटी लीव के लिए, और इंटरनेशनल पीस के लिए, जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने कहाँ पर बात की है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में, यानी कि डीपीएसपी के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4A। जो हमारा पार्ट 4A है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 1976 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था और अमेंडमेंट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट। तो जो 42nd अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया था, प्रीम्बल के अंदर 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। जो हमारी इंडियन प्रीम्बल है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि शैडो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है,
और हमारी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो उसकी अगर हम प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं तो ये समझ के चलो कि हमने लगभग लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक ओवरव्यू कर लिया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन किन चीजों की बातें की होंगी वो सब कुछ हमारी प्रियम्बल के अंदर वो झलक देखने को मिल जाती है। तो 1976 में सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था और आर्टिकल 51 के अंदर इसको जोड़ा था। जो स्टार्टिंग के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक ड्यूटीज और ऐड कर दी गई थी 10 के बाद, जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा पार्ट 5 जो है यूनियन के बारे में बता रहा है, यानी कि सेंट्रल के बारे में बता रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा, जो हमने 3 ऑर्गन्स हमारी गवर्नमेंट के थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर यानी कि हम जो एग्जीक्यूटिव है इसके अंदर हम बात किस किस की करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। लेजिस्लेचर के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जो हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। और जुडिशरी के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की बात की गई है। तो यूनियन का मतलब जो सेंट्रल जुडिशरी जो हमारी है, तो जो पूरे देश के लेवल पे, पूरे नेशन के लेवल पे जो काम करती है, तो वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। तो सिर्फ हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 124 टू 147। और ये जो है हमारा पार्ट 5 यूनियन में आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। हमने अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ तो 151 लिखा है और यहाँ आपने 147 बताया है। तो जो 140 आर्टिकल जो 148 से लेके आर्टिकल 151 है, ये किसके बारे में बात करता है, CAG के बारे में बात करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी, ये याद रखना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG इसको बोला जाता है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 से लेके 151 तक की बात की जाती है। इसके अंदर पैसे वगैरह की बातें की जाती हैं, कैसे कैसे पैसा शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट 6, अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, यूनियन के बारे में बात की थी, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 28 स्टेट्स हैं, तो उन्हीं सभी स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा स्टेट कब कब बना, कैसे कैसे फॉर्म किया गया और उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो ये सब चीजें अब जो हमने यहाँ लास्ट उसके अंदर पढ़ी थी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी, तो सेम चीजें हम यहाँ भी पढ़ेंगे स्टेट के अंदर भी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर हम गवर्नर और CM के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो 6 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन सब की बातें करेंगे। तो तीसरा क्या है, स्टेट जुडिशरी। और स्टेट जुडिशरी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट की। जो हाई कोर्ट है और हमारा जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उनकी बातें हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात हम पार्ट 5 के अंदर कर चुके हैं। हाई कोर्ट और जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो हमारा सेशन कोर्ट भी बोल देते हैं, तो उन सब की बातें कहां पर करेंगे, पार्ट 6 के अंदर बात करेंगे। आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक बात करेंगे। तो जो हमारा पार्ट 7 है वो है द स्टेट्स इन पार्ट बी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है, उस शेड्यूल के पार्ट बी के अंदर जिन जिन स्टेट्स की बात की गई है, वो हम आर्टिकल 238 के अंदर बात करेंगे। और पार्ट की बात करें तो पार्ट 7 की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये हट चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर चुके हैं, हम इसको हटा चुके हैं। नेक्स्ट है पार्ट 8। पार्ट 8 के अंदर देखो, अभी हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल के बारे में पढ़ा था, फिर स्टेट के बारे में पढ़ा। अब हम बात किसकी करेंगे, यूनियन टेरिटरीज की। अभी हमारे पास एट प्रेजेंट कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनके बारे में हम आर्टिकल 239 टू 242 तक की बातें करेंगे। ठीक है जी।
नेक्स्ट है हमारा पार्ट 9 और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है लगभग लगभग हर एग्जाम के अंदर, चाहे आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का दे रहे हैं, ग्रुप सी का दे रहे हैं, बी का दे रहे हैं, ग्रुप ए का, तो हर लेवल पे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पार्ट 9 से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो पंचायत से पूछा जाता है, या म्युनिसिपैलिटी से पूछा जाता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछा जाता है, या फिर इनको मिला के जो लोकल गवर्नमेंट बनती है, जो लोकल गवर्नमेंट हमारी बनती है, उस लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो जो पंचायत है, जो गांव के अंदर जो हम इलेक्शन करते हैं, सरपंच वगैरह जिनको बोलते हैं, प्रधान बोल देते हैं किसी किसी एरियाज के अंदर, तो उनके बारे में बातें करेंगे। तो ये हमारे पार्ट 9 में, और आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक। ओ का मतलब क्या है, ABCD से जब हम जाएंगे तो ओ तक जब पहुंचेंगे तो ये हमारे आर्टिकल्स रहेंगे। जब हम पार्ट 9A की बात करेंगे तो म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे, अर्बन एरियाज की बात करेंगे, उसके अंदर कैसे कैसे रूल किया जाता है, कौन कौन रूल किया जाता है, कौन कौन रूल करेगा, तो ये हम आर्टिकल 243 ओ के बाद पी से शुरू करके और 243 ZG तक बात करेंगे। ZG का मतलब क्या है, पी से जब हम Z तक जाएंगे तो Z के बाद ZA, ZB, ZC, इस टाइप से ये ZG तक हम पहुंचेंगे तो म्युनिसिपैलिटीज की बातें होती रहेंगी। तो उसके बाद जो हमारा नया जोड़ा गया था वो है पार्ट 9B, द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी नया जोड़ा था, ये भी नया जोड़ा था। तो दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर हम 243 ZG के बाद ZH से लेके और ZT तक की बातें करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा पार्ट 10। पार्ट 10 क्या है, जो हमारे शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो जो स्टेट्स दिए गए हैं, जो जो जिन जिन स्टेट्स को ट्राइबल एरिया का पार्ट माना गया है, उनको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, कैसे कैसे उनको डिफाइन किया गया है, वो सब चीजें हम कहाँ पर पढ़ेंगे, आर्टिकल 244 से लेके 244A तक। तो पार्ट 10 जो है वो किसके बारे में बताएगा, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करेगा। पार्ट 11 ये बताएगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं, किस किस टाइप से उनको मेंटेन किया जाएगा, तो वो है हमारा पार्ट 11 के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक पार्ट 11 को इंक्लूड किया जाएगा। पार्ट 12 कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, FCI यानी कि फिनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300। और जो 300A जो है, ये लास्ट में, जो बिल्कुल लास्ट में लिखा है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के केस में। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट होता था, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब उसको लीगल राइट बना दिया गया है। अब उसको क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, और आर्टिकल 300A के अंदर उसको जोड़ दिया गया। तो ये है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। तो फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेटेड जो भी चीजें हम बात करेंगे वो आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक बात करेंगे। और पार्ट कौन सा होगा हमारा, पार्ट 12 में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 13, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमने जब फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम। पहला जो हमारा वो है राइट टू इक्वलिटी, तो दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तो उस फ्रीडम के अंदर ही एक पार्ट बनेगा कि हम अपने इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंडिया के हम किसी भी पार्ट के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी हमें ये मना नहीं कर सकता कि आप वहां से हैं, यहाँ से हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप ट्रेड करने के लिए कोई भी बाउंडेशंस आपके ऊपर नहीं लगाई जाएंगी। तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडियन की जो टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो 28 स्टेट्स हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 36 जो एरियाज हमारे बने, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के, तो उनमें से कहीं पर भी जाकर हम कोई भी ट्रेड या बिजनेस, ट्रेड या कॉमर्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। ये आर्टिकल 300A से लेके आर्टिकल 307 तक बात की जाएगी, यानी कि पार्ट 13 में हम पहुंच चुके हैं। तो पार्ट 14 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम किन की बातें करेंगे, यहाँ पर हम बातें करेंगे UPSC और स्टेट सिविल सर्विस।
तो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस की हम बातें करेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेंगे, एनडीए सीडीएस की बात करेंगे। तो कौन कौन सी सर्विसेज यूनियन के अंदर, तो कौन कौन सी सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे हम। और आर्टिकल 300 आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक बात करेंगे। अगर प्रॉपरली हम बात करते हैं तो यूपीएससी की, तो यूपीएससी आता है आर्टिकल 314 टू 319 तक हम प्रॉपर यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी इंडियन सर्विसेज हैं, एनडीए सीडीएस, एफकेट, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। स्टेट सिविल सर्विस का मतलब जैसे अलग अलग स्टेट के अंदर जो ग्रुप बी की जो सर्विसेज होती हैं, लाइक हम हरियाणा के अंदर है तो HCS हरियाणा सिविल सर्विस, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम यहीं पर बातें करेंगे। पार्ट 14A, पार्ट 14A जो तीसरा हमारा जो नई चीज हमने पढ़ी थी कि ये भी ऐड किया गया था बाद में, तो ये क्या है, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 से लेकर 323B तक है। इसके अंदर क्या है कि हर स्टेट के अंदर एक CAT बनेगा। जो कोर्ट हमारे जो होते हैं, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उनसे अलग ही एक CAG बनता है, एक CAT बनता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है, जो कम टाइम के अंदर सोल्व करता है चीजों को, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जुडिशरी के थ्रू सोल्व कर लेता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 15, इलेक्शंस। इलेक्शंस का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसकी जो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर एक तो है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो दूसरा है इलेक्शन कमिश्नर। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। टोटल मिला के 3 आदमी हैं ये, जो जिसको हम इसको मल्टी बॉडी सिस्टम भी बोल देते हैं और 3 बॉडी सिस्टम भी बोल देते हैं। तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर है कि जब पूरे के पूरे कंट्री के अंदर जब इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के किसी के भी इलेक्शन होते हैं, तो उनको कंडक्ट करवाने का काम हमारा यहीं पर होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके पास स्टेट के काम होंगे। वो हमारे जो MLAs के इलेक्शन होते हैं, जो बाकी जो इलेक्शन होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A। नेक्स्ट है पार्ट 16। पार्ट 16 क्या है कि स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कुछ केसेज में। इसके अंदर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आसाम की बात करेंगे, मणिपुर, नागालैंड की बात करेंगे। तो ये जो स्टेट्स मैंने बताए हैं, इन पर स्टेट्स को जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कि किन किन कंडीशंस में हम इन स्टेट को कुछ राइट्स देंगे, खासकर इन एरियाज के ट्राइबल लोगों के लिए। तो उन सब के बारे में जब हम बात करेंगे, जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स को भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। और उसमें हम कौन से आर्टिकल के अंदर बात करेंगे ये सारी चीजें, आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 17, जिसके अंदर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, और है ना, इन सब चीजों की बातें करेंगे। कौन सी लैंग्वेज में काम करेंगे, कौन सी लैंग्वेज में बातें की जाएंगी, जो लेटर टाइप किए जाएंगे वो कौन सी लैंग्वेज में भेजे जाएंगे, उनकी बात हम करेंगे। तो दूसरा जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, जो रीजनल अगर हम बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज की, तो हमारे पास टोटल 22 रीजनल लैंग्वेज हैं हमारे पूरे के पूरे कंट्री के अंदर। 22 लैंग्वेजेस को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दी गई है। तो कौन कौन सी 22 लैंग्वेज हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो वो सारी की सारी चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 18। तो पार्ट 18 के अंदर हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन की। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इमरजेंसी है वो 3 टाइप की हम इमरजेंसी पढ़ेंगे आगे जाके। तो पहला नेशनल इमरजेंसी, तो दूसरा प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा हमारा है फिनेंस इमरजेंसी। कब कब ये
इमरजेंसी लगेंगी, कितनी बार लग चुकी हैं, कैसे कैसे लगेंगी, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 टाइप की इमरजेंसी पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फिनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। तो इन 3 इमरजेंसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हम नेशनल इमरजेंसीज और जो इमरजेंसी प्रोविजन है उन सब के बारे में, तीनों इमरजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमने जर्मनी से ली है। पार्ट 19, इसके अंदर हम मिसलेनियस चीजें पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम किए जाएंगे, कुछ कुछ जो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं उन सब चीजों के बारे में बातें की जाएंगी आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 तक। पार्ट 20 के अंदर हम आर्टिकल 368 का यूज करके जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, या सिंपली ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट हमारी जो लॉ बनाती है उसके अंदर जो कोई भी चेंजेस किया जाता है, कोई भी चीज नई ऐड की जाती है तो पुरानी चीज निकाली जाती है, तो उसके लिए अमेंडमेंट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, अमेंडमेंट वर्ड यूज किया जाता है जो आर्टिकल 368 का यूज करके किया जाता है। तो उसी के बारे में बातें की गई हैं कि किन किन कंडीशंस में और कैसे कैसे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है पार्ट 21। तो पार्ट 21 के अंदर क्या है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं अलग अलग एरियाज के लिए, कुछ उसमें शेड्यूल कास्ट एरियाज हैं, तो कुछ शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं, तो कुछ अलग अलग एरियाज हमारे इंडिया के अंदर हैं। तो उन सब की बातें की जाएंगी जो टेम्परेरी भी हैं। ठीक है जी, उनको परमानेंट भी किया जा सकता है। दूसरा क्या यहाँ पर टेम्परेरी का दूसरा मतलब क्या है कि जब हमारे कंट्री के अंदर जब लोकसभा डिजोल्व हो जाती है, जब हमारे कंट्री के अंदर लोकसभा डिजोल्व हो जाती है किसी भी कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन में हम पार्लियामेंट के अंदर किन किन टाइप से लॉ बना सकते हैं। जब हमारी जरूरत होती है कानून बनाने की, तो हम उस कंडीशन में कैसे कैसे कानून बनाएंगे, तो उसको यहाँ पर टेम्परेरी वर्ड यूज किया गया है। टेम्परेरी गवर्नमेंट जो हमारी बनती है, टेम्परेरी लोकसभा जो काम होती है, जो बिल बनाए जाते हैं, उन सब चीजों की बातें की गई है। तो नेक्स्ट हमारा है पार्ट 22 और लास्ट हमारा पार्ट है जिसके अंदर कुछ टाइटल्स की बात की गई, कमेंसमेंट ऑथोरिटी टेक्स्ट की बात की गई है, और ये किसके अंदर बात की गई है, हिंदी के अंदर, और इनको कुछ पार्ट को इनमें से हटा भी दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 393 से लेके 395 तक। तो ये कुछ हमारे पार्ट्स थे, जो 22 पार्ट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो एक एक करके हमने सभी पार्ट्स के बारे में बातें की कि कौन कौन से पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन सी आर्टिकल्स के अंदर ये पार्ट्स आते हैं, और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है जी। तो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं इस वीडियो सेशन के अंदर, जो पार्ट्स के बारे में हमने बातें की हैं थोड़ी सी डिटेल में, तो वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगती है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पैनल पर पहुंच जाए, और कोई भी आने वाली और वीडियोज हैं वो आपकी मिस ना हो। आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कर रहे हैं, वो बहुत स्मूथली चलती रहें और आप वन ऑफ द टॉपर्स बन जाएं, या हो सकता है कि आप टॉपर में भी काउंट हो जाएं। ठीक है जी। तो वो डिपेंड करता है आपकी एफर्ट के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी डेडिकेशन के ऊपर, कि आप किस टाइप से काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी देखने के बाद आप अपने जो कमेंट्स हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, वो ज़रूर शेयर करना। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चीज़ यानी कि शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर फर्दर स्टडी और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।